ओके गाइस, आज हम शुरू करेंगे N2311 का नेक्स्ट टॉपिक पिंक स्टेम बॉर्डर या जिसे गुलाबी सुंडी कहते हैं। पिंक स्टेम बॉर्डर या गुलाबी सुंडी। अब क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं और इसका नेचर ऑफ डैमेज कैसा है, किस प्रकार से ये प्लांट्स को डैमेज करते हैं और इसका लाइफ साइकिल क्या है और इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट हमें इसे पता है कि इसका फाइलम और क्लास सेम है सभी इंसेक्ट्स की। और अभी हम बात करते हैं कि जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर है, लेपिडोप्टेरा, और इसकी फैमिली है नॉक्टिडी। तो इसकी जो जीनस और इसका जो स्पीशीज है दैट इज सेसमिया और इसकी जो स्पीशीज है इनफेरेनेंस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की कि इसका जो होस्ट प्लांट है वो किस प्रकार का है या कैसा है, किस प्रकार से ये अपने होस्ट प्लांट के ऊपर ये अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो इसका जो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं कि इसके होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं। इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो हैं गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, गन्ना, रागी और कुछ घासें या ऐसे घास जिसके ऊपर ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की या इसके वितरण की। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण का है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अब जब हम बात करते हैं इसके डैमेज की, तो इसकी हमारे पास जब इंसेक्ट है तो उसके हमारे पास दो स्टेजेस हैं, या लार्वा या एडल्ट। इन दोनों स्टेजेस में ही कोई ऐसी स्टेज है जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, या किसी किसी जो इंसेक्ट है उसमें दोनों ही जो स्टेजेस हैं, लार्वा भी और उसका फ्रूट भी, इंसेक्ट का लार्वा और फ्रूट दोनों ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एग लेइंग है वो एग लेइंग लीव्स के ऊपर की जाती है। लीव्स के ऊपर एग लेइंग करते हैं और इसकी जो हमारे पास डैमेज करने की जो स्टेज है या जो हमारे पास इसकी हानिकारक अवस्था है वो है इसकी सुंडी या इसका लार्वा। इस इंसेक्ट का जो लार्वा है वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, ये लीव्स की जो शीट है उसको डैमेज करता है और फिर वहाँ एंटर करता है ये तने में। इसके नाम से हमें क्लियर है कि इस इंसेक्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तना भेदक। मीन्स जो स्टेम के अंदर हमें किसको, कौन से पार्ट को डैमेज करता है, स्टेम को। तो ये जो स्टेम का जो पोर्शन है उसमें पहुंच जाते हैं लीव से, उसकी शीट को डैमेज कर स्टेम के अंदर इसकी लार्वा जो सुंडी फॉर्म है वो एंटर कर जाती है। और ये कब अटैक करते हैं, या तो जो फसल के प्लांट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मीन स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, तो ये उनको डैमेज करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, वो प्लांट सूख जाता है और डेड हर्ट की तरह दिखाई देता है। और सेकंड अगर बालियां जो बनती हैं धान अनाज में, उससे पूर्व अगर इस इंसेक्ट का अटैक होता है तब क्या होता है कि जो बालियां हैं वो सूख जाती है, सूखी रहती हैं, और जो उसमें दाने हैं, धान के दाने या अनाज के दाने हैं जो नहीं बनते। तो अब इस इंसेक्ट के जो प्रकोप को कैसे पहचानते हैं, जब ये जो डेड हर्ट है या मृत कूप है ये खेतों में दिखाई देते हैं तो पहचाना जाता है कि ये जो फसल पर अटैक है वो इस पिंक स्टेम बॉरर का हुआ है। और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में क्या होता है, इसका प्रकोप रागी की फसल पर होता है। और गेहूं की पर इस कीट का प्रकोप कब होता है, जब फसल की बालियां निकलने से पूर्व, और बालियां क्या रहती है, खाली रह जाती हैं। और ये लीव स्टेज से प्रारंभ होकर मार्च तक रहता है।
और अप्रैल से जुलाई तक ये गन्ने की फसल को डैमेज करता है। जुलाई से अक्टूबर तक धान पर सक्रिय रहता है और जो उत्तरी भारत है उसमें ये जब शुष्क मौसम होता है तो मक्का और ज्वार की फसल पर आक्रमण करता है। इस प्रकार 1970 में दिल्ली में इसका आक्रमण हुआ था, जिससे 70 से लेके 50% तक के जो प्लांट्स हैं या जो क्रॉप है वो डेड हर्ट बन गए थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की। तो लाइफ हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो पहले ही हम स्टडी करते आ रहे हैं कि या तो 3 स्टेजेस होती हैं या लाइफ की इसमें लाइफ टाइम में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं इंसेक्ट की पूरी लाइफ में। तो 3 स्टेजेस में हमारे पास आपको पता है एग के बाद लार्वा और लार्वा से एडल्ट। दिस इज 3 स्टेजेस। एंड जब हम 4 स्टेजेस की बात करते हैं तो 4 स्टेजेस में क्या होता है, एग, लार्वा, लार्वा से प्यूपा एंड प्यूपा से एडल्ट। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं इस इंसेक्ट में 4 स्टेजेस पाई जाती है। फर्स्ट हमारे पास ये एग, सेकंड हमारे पास ये लार्वा, थर्ड इसका प्यूपा एंड फोर्थ इज एडल्ट। तो ये 4 स्टेजेस इसके लाइफ साइकिल में पाई जाती है। एग की बात जब करते हैं, एग क्या होता है, व्हाइटिश कलर का होता है और पत्तियों पर या उसके आवरणों पर दिया जाता है। लीव्स पर एग लेइंग की जाती है और ये जो एग लेइंग की जाती है वो ग्रुप्स में की जाती है या समूह में की जाती है। और एक जो फीमेल इंसेक्ट है अपनी लाइफ टाइम में अबाउट 400 एग्स देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये हैच हो जाता है तो हैच होने के बाद ये एग है फूट कर इससे क्या निकलता है, लार्वा। तो वो जो हैचिंग है इसके फूटने के जो दिन है वो 7 से 10 दिनों का टाइम होता है। 7 से 10 दिनों के अंदर ये एग हैच होकर या पककर फूट जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी कौन सी स्टेज आती है, लार्वा या सुंडी, जो हल्के रंग की होती है और एग जो फूटता है उसके बाद जो स्टेज या जो अवस्था हमें मिलती है वो लार्वा या सुंडी होती है, जो पत्तियों की लीफ शीट को डैमेज करके कहाँ जाती है, तने के अंदर घुस जाते हैं। नाम से क्लियर था ना, तना भेदक मीन्स कहाँ जाएंगे ये, तने के अंदर। तो ये तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या तने के अंदर घुस जाते हैं। और फिर इसका क्या प्रोसेस होता है, तने के अंदर घुसने के बाद इसमें निर्मोचन की क्रिया शुरू होती है। मीन्स अब 3rd स्टेज में कन्वर्ट होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो 5 to 7 टाइम इसमें स्किन मेटामॉर्फोसिस या निर्मोचन की क्रिया होती है और जिससे 25 डेवलप पूरी तरह से विकसित सुंडी बन जाती है, जो कि गुलाबी रंग की होती है और उसके सिर पर जो उसका शरीर है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार। इस प्रकार ये बेलन के आकार का इसका शरीर होता है और इसकी बॉडी पर गहरे रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लार्वा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृमिकोश या प्यूपा की। तो ये क्या होता है, जो पूर्ण विकसित सॉरी पूर्ण विकसित जो सुंडी है वो तने के अंदर कोशावस्था में बनने मतलब जो प्यूपा का फॉर्मेशन होता है, ये जो प्यूपा बनता है वो तने के अंदर ही बनता है और वो ब्राउन कलर का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 12 mm होती है और इसके जो पंख हैं उसके किनारों पर ब्लैक कलर की लाइनिंग होती 12 mm होती है और इसकी जो अवस्था होती है या इसका जो टाइमिंग होता है वो 7 से 12 दिन का होता है, जिससे इसमें अगली कौन सी हमारे पास अवस्था में बदलता है, ये प्रौढ़ में या अडल्ट में। जो प्रौढ़ कीट है या जो एडल्ट इंसेक्ट्स मिलते हैं वो घास के रंग जैसे होते हैं और लगभग 10 से 12 mm लंबे होते हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या होते हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन करेक्टर कहलाते हैं। हमने एंटोमोलॉजी में जब बात करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास ये आता है कि एंटोमोलॉजी क्या है, जो आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। तो कीट विज्ञान और क्लासिफिकेशन की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंसेक्ट कौन सा है, किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर और फैमिली में रखा जा सकता है। तो दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हम कैसे पहचानेंगे इंसेक्ट को देख के
कि ये जो इंसेक्ट है ये हमारे पास पिंक स्टेम बॉर्डर है। इसके जो आगे के जो पंख है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस पाई जाती है और पीछे के पंख व्हाइट होते हैं। सामने से दिखाई देंगे हमें पंखों के ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस और पीछे के पंख व्हाइट कलर के। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। अब जो ब्रूड कीट होता है, ये जो हमारे पास एडल्ट मिलता है, वो क्या करता है 1 से 2 दिन के बाद ही जो फीमेल इंसेक्ट कॉपुलेशन की क्रिया होती है, 1 से 2 दिन में ही कॉपुलेशन के प्रोसेस होने के बाद जो फीमेल है वो 2-3 डेज बाद ही एग लेइंग शुरू कर देती है। अब एग कहाँ दिए जाते हैं हमें? एग दिए जाते हैं लीव्स के ऊपर और ग्रुप्स के अंदर। तो फीमेल का क्या हुआ कि जैसे ही कॉपुलेशन का प्रोसेस हुआ उसके 2-3 डेज बाद ही ये एग देना स्टार्ट कर देती है। तो अब क्या होता है कि इसकी जो गेहूं की फसल में इसकी 1 साल में 4 पीढ़ियां होती हैं। तो 4 पीढ़ियां पूरे 1 साल में मिलती हैं। तो जब उत्तरी भारत की बात करते हैं तो वहाँ ये मार्च से नवंबर तक एक्टिव रहते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में क्या अवस्था होती है? शीत निष्क्रियता की अवस्था में रहते हैं। और अगेन जब मौसम चेंज होता है फरवरी में, तो फिर ये वापस एक्टिव हो जाते हैं और गेहूं और जौ पर अटैक करते हैं। गेहूं की फसल लगभग पकने वाली होती है फरवरी तक, तो उन प्लांट्स पर ये अटैक करते हैं, और जून जुलाई में गन्ने और मक्का पर अटैक करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल की जो पहली स्टेज है वो हमारे पास क्या है? एग। एग कहाँ होता है? एग दिए जाते हैं लीव्स पे, लीव्स पर एग लेइंग की जाती है। अब लीव्स के ऊपर 7 से 10 डेज में हैचिंग टाइम होता है। हैचिंग टाइम के बाद क्या होता है? एग जब फूट जाता है तो हमें मिलता है लार्वा, और लार्वा की जो स्टेज है, लार्वा की स्टेज लीव से होते हुए कहाँ चलेगी? लीव्स के ऊपर डैमेज करने के बाद कहाँ एंटर कर जाती है? स्टेम के अंदर। और स्टेम के अंदर लगभग 30 डेज तक इसमें निर्मोचन की क्रियाएं होती हैं, और निर्मोचन प्रोसेस के बाद हमें नेक्स्ट स्टेज मिलती है। वो कौन सी होती है? प्यूपा। और प्यूपा कहाँ बनता है? या जो इस लार्वा की स्टेज से ये जो हमारे पास सेकंड स्टेज, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज से जब थर्ड स्टेज में चेंज होता है तो ये हमारे को कहाँ होती है? ये चेंजेस स्टेम के अंदर ही, तने के अंदर ही ये अवस्था इस सेकंड अवस्था से थर्ड अवस्था में बदलती है। और अब क्या होता है? 7 से 12 डेज के बाद हमें क्या मिलता है? एडल्ट। और एडल्ट बनने के ही 1 से 2 दिन के में क्या हो जाता है? इसमें कौन सी प्रोसेस? कॉपुलेशन की प्रोसेस हो जाती है। और कॉपुलेशन की प्रोसेस होने के जस्ट 2-3 डेज बाद फिर से क्या होता है? फीमेल इंसेक्ट क्या करती है? एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, तो ये हमारे पास इसकी सारी स्टेजेस मिल जाती हैं, और इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और टोटल लाइफ साइकिल 36 to 63 डेज की होती है, और 1 साल में 1 से अधिक जनरेशंस मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके नियंत्रण की या इसके कंट्रोल की। अब क्या होता है कि गेहूं और ज्वार के बाद मक्का या ज्वार के बाद गेहूं को नहीं बोना चाहिए, मीन्स जो फसल के रोटेशन है वो चेंज कर देनी चाहिए। और डेड हर्ड्स जो होते हैं, जो सूखे हुए प्लांट्स होते हैं, उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। और ये क्लोरोपायरिफाइस, क्लोरोएंट्रिपिनोल, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, प्रीप्रोनिल, ट्राइजोपास इत्यादि जो ये दवाएं हैं, इनका भी प्रयोग करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो इंसेक्ट का अटैक होता है। और जो परजीवी कीट है जो इन लार्वास को नष्ट करते हैं, उनका भी प्रयोग करके हम इन जो लार्वाज है उसको हम इन सूंडियों को नष्ट कर सकते हैं। एग पैरासाइट्स को भी प्रयोग में ले सकते हैं, जिससे क्या इनके एग को डैमेज किया जा सकता है।